हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम आईएसपी से चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे कि हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़े थे वर्णमाला। देखिए वर्णमाला, आज हम लोग वर्णमाला के आगे ही पढ़ेंगे। वर्णमाला हम लोग उस मतलब कि जो पिछली क्लास में थी उसमें बेसिक नॉलेज हम लोग ले चुके थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं वर्णमाला। और वर्णमाला का जो भी मेरे नए विद्यार्थी, मैं उनसे यही चीज कहूंगी कि आप जो मेरी पिछली क्लासेज है आप उसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, तो वर्णमाला पढ़ने से पहले चलिए मैं आपको थोड़ा सा वर्णमाला के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जो मेरे नए विद्यार्थी हो तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए वर्णमाला से जो निकल के आता है आपका जो घर सामने वर्ण। अब वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ण, देखिए वर्ण जो होता है वो ध्वनि का लिखित रूप होता है। उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब देखिए ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि जो होती है, ये जो आपकी ध्वनि होती है वो वर्ण का मौखिक रूप होता है। वर्ण का मौखिक मौखिक रूप होता है। ठीक है, तो ये तो मतलब गाइज हो गई आपका वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि का लिखित रूप होता है, और जो ध्वनि होता है वो वर्ण का मौखिक रूप होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं वर्णमाला में आते हैं गाइज। अब देखिए यहाँ पर जो आपको वर्णमाला दिया हुआ है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? दो शब्दों से मिलके आपका क्या बना है? दो शब्दों से मिलके आपका बना है वर्णमाला। अब देखिए यहाँ पास जैसे वर्णमाला कहते हैं वर्णों की लगी हुई कतार। कहने का मतलब ये चीज है कि देखिए वर्णों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब जैसे यहाँ पास निकल के सामने क्या रहा है आपका वर्ण। अब वर्ण के कितने मतलब रूप होते हैं या कितने प्रकार होते हैं? तो आप बताओगे वर्ण के दो। स्वर होता है, एक आपका व्यंजन होता है। क्या होता है गाइस? स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर जो होते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और जो आपके जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब रहा आपका जो हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़े थे। अब आइए गाइस हम लोग पढ़ते हैं यार। अब यहाँ पर जो मतलब स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए स्वरों की कुल संख्या कितनी होती, अगर शायद बात की जाए कुल स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 13 होती है। और हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर दिया कि मात्रा के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, मतलब स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे 10 होती है। ठीक है, तो अब जो भी मेरे नए विद्यार्थी मैं उनसे यही चीज कहूंगी आप पिछली क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को वर्णमाला अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम लोग उसमें बेसिक डिस्कस किए थे। जब मतलब कि कहने को मतलब ये चीजें, ये जो हमारे स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जब यही स्वर किसी व्यंजन के साथ प्रयोग होते हैं तो मात्रिक रूप में आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जैसे आपका दिया था, अगर यहाँ पर मैं स्वर की बात करूं और यहाँ मात्रा की, ठीक है, और ये व्यंजन और मात्रा का मेल, व्यंजन और मात्रा का मेल की बात करूं, ठीक है, तो अब यहाँ पर स्वर जो दिए थे हम आपके या हो गए, इसमें कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब वो जब स्वर और मात्रा का जब वो होता है तो यहाँ पर का इसके नीचे हलंत होता है, प्लस ये आपका आ हो जाएगा। ये जब ये मात्रिक रूप में कैसा आ जाएगा। इसी तरह मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, ये जैसे बड़ा आ है इसका जो मात्रिक रूप होता है ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास का धन, ये गाइस आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा पिछली क्लासेस करें, जिससे आप लोगों को संधि विच्छेद करने में दिक्कत नहीं होगी। ये मतलब आपकी बहुत ही बेसिक चीज में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब ये आपका दिया हुआ है का। ठीक है, तो इसी तरह मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में ई का भी मैंने बताया था, ई का, ऊ का, ये ऊ का, री का, ठीक है, ये आपका ऋषि ए। इस तरह मैंने आपको 11 जितने भी थे मैंने आपको स्वर के बारे में पूरा डिस्कस किया। तो आप लोग पिछली क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पास एक चीज आप लोगों को बहुत ही ज्यादा, ये जो बेसिक है, जो बच्चे बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होते हैं, तो उनको मैं बताती चलूँ। यहाँ पर याद रहे आप लोग, यहाँ पर चाहे स्टार बना लीजिए आप अपना, मात्राएं लिख लीजिए। मात्राएं कौन कौन सी मात्राएं होती हैं आपकी? बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ए, ओ, ये आपका ओ हो गया, ये आपका अंग, और ये आपकी मतलब ये हो गई आ हो गई। अब देखिए अब अगर हम ये मात्राएं की बात करें तो आप स्टार बना के इसको कर लीजिए। जो आपकी बड़ा आ, ये आपकी बड़ी ई, और ये आपका ओ और औ, ये जो मात्राएं होती हैं, ये मात्राएं वर्ण के
पीछे से लगती है। कहाँ से लगती है गाइस? पीछे से लगती है। अब जैसे मैं उदाहरण में, अगर सर मैं उदाहरण के मैं बताऊं आपको उदाहरण, जैसे आप यहाँ पर उदाहरण लिख लीजिए। जैसे आपका हो गया आम, क्या हो गया? आम हो गया आपका। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मीरा हो गई। ठीक है, ये मात्राएं कहाँ से लगी? पीछे से लगी। मीरा हो गई। ठीक है, यहाँ पास कोना हो गया। ये जो मात्रा लगा है कहाँ से लगा है? पीछे से लगा है। ठीक है, यहाँ पास कौन हो गया, कौन हो गया। और एक यहाँ पास एक मात्रा है और गाइस लिख लीजिए, ये आहा की मात्रा। ठीक है, जैसे यहाँ पास हो गया अतः, तो ये भी, ये जो मात्राएं होती है वो कहाँ से लग रही है? पीछे से लग रही है आपकी। ठीक है, तो अब इसी तरह आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छी अच्छे तरीके से कि ये जो बड़ा आ की मात्रा होती है, बड़ी ई की होती है, ओ और आहा की होती है, ये मात्राएं कहाँ से लगती है? पीछे से लगती है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। ये मतलब आपका बेसिक है, जो मैं अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करूँ, जिससे अगर एग्जामिनर अगर आपको घुमा भी दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, जो बड़ी ई की मात्राएं होती है वो कहाँ से लगती है? आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो मात्राएं लगती हैं ये पीछे से लगती हैं। अब देखिए यहाँ पर गाइस आप लोगों को ये यहाँ पर दिया हुआ है, और अब देखिए यहाँ पर जो हमारी जो मात्रा है, एक ये मात्रा हो गई, ये मात्रा हो गई आपकी, और ये मात्रा हो गई, ये कहाँ से लगती है? पीछे से लगती है। ये जो मात्राएं हो गई ये कहाँ से लगती है? पीछे। अब ये आपकी बची मात्रा ये, अब ये जो आपकी छोटी की मात्रा बची गई, ये छोटी की मात्रा, ये मतलब कहाँ से लगती है? पहले लगती है। ये मात्राएं कहाँ से लगती है? आपकी पहले। अब यहाँ पास आप लिख लीजिए पहले। कहाँ से लगती है? पहले, पहले से लगती है, मतलब पहले लगती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पास हो गई आपकी निधि, क्या हो गई? निधि हो गई। ठीक है, तो यहाँ पास आपकी निधि हो गई आपकी, ये आपकी हो गई किल हो गया। ठीक है, तो ये आपकी निधि हो गई, किल हो गया। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए कि ये जो मात्राएं होती है, छोटी की जो मात्राएं होती है वो कहाँ से लगती है? पहले लगती है। मतलब ये देखिए ये आपकी मात्राएं कैसे लगी? पहले लगी है। ठीक है, मतलब वर्ड के पहले लगती हैं। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपकी मात्राएं, अब जो, अब देखिए यहाँ पर जो मात्रा है ये वाली दी हुई है। अब ये जो आपका छोटा ऊ की मात्रा है, ये छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की, ऋषि की, ये मात्राएं कहाँ से लग रही है? आपकी नीचे से लग रही है। किस साइड से लग रही है? नीचे से। ठीक है, तो ये जो मात्राएं आपकी है ये आपकी नीचे से, जैसे आपकी कुसुम, उदाहरण उदाहरण भी आप नोट डाउन करते चलिएगा। जैसे कुसुम हो गया, कुसुम हो गया, और ये आपकी हो गई कुसुम हो गई, सुमन हो गया, कुसुम हो गया आपका, कुली हो गया, कृषक हो गया, कृषक। ठीक है, तो ये जो मात्राएं होती है ये मतलब कहाँ से लग रही है? ये आपकी मात्राएं लग रही हैं नीचे से लग रही हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिए, ये आपको मैं बेसिक बता रही हूँ। जैसे आपके एग्जाम में पुलिस जो छोटा ऊ की मात्रा है, तो ये मतलब कहाँ से लगती है? ऊपर से कि नीचे से कि पहले, ऊपर, जो भी लगती हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो मात्राएं होती है वो कहाँ से लगती है गाइस? नीचे से लगती है। कहाँ से लगती है? नीचे से लगती है। अब ये पर जो आपकी ये मात्राएं बची हुई है, अब देखिए ये जो मात्राएं आपकी ए की हो गई, ए की हो गई, और ये आपकी चंद बिंदी वाली हुई। और ये जो मात्राएं होती है ये कहाँ से लगती है गाइस? आपकी ऊपर से लगती है। कहाँ से लगती है गाइस? ऊपर से। तो आपको इसे नोट डाउन करते चलिएगा। जैसे आपका हो गया केला, केला, मैला, चांद, तो ये जो मात्राएं लग रही है ये कहाँ से लग रही है? आपकी ऊपर से। तो गाइस आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि ये जो मात्राएं होती हैं, ये जो आपकी मात्रा, ये मात्रा दी हुई है, ये मात्रा दी हुई है, और ये मात्रा ये आपकी कहाँ से लगती है? पीछे से लगती है गाइस। और ये जो मात्राएं होती हैं ये आपकी पहले लगती हैं, और ये जो मात्राएं होती हैं आपकी ये मतलब कहाँ से लगती है? नीचे से लगती है, मतलब नीचे की ओर से लगती हैं। ठीक है, और ये जो मात्राएं होती हैं ये आपकी ऊपर से लगती है। कहाँ से लगती है? ऊपर से लगती है। ठीक है, तो आप लोग जिसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। तो यहाँ पर अगर गाइज मैं बात करूँ, ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर अगर शायद एक गौर करने वाली बात है, देखिए जब हम किसी भी, देखिए वो जब हम किसी भी शब्द का मतलब जब हम किसी भी शब्द की शुरुआत किसी स्वर से हो, तो
तो वो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। कहने का मतलब ये चीज है कि जब मतलब यहाँ पास आप लोग लिख लीजिए कि जब किसी शब्द की शुरुआत जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो हो जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। वह अपने कौन से रूप में आ जाता है गाइस? वास्तविक रूप में आ जाता है। वह अपने वास्तविक रूप में, यहाँ पर गाइस आप लोग लिख लीजिए, वास्तविक रूप में आता है। ठीक है, तो यहाँ पास ये आप एक की पॉइंट हो गया। और एक चीज आप यहाँ पास लिख लीजिए, अभी मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ, इसका उदाहरण जैसे, ठीक है, अब यहाँ पर जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ दो स्वर जुड़ते हैं, दो स्वर क्या होते हैं? जुड़ते हैं, तो उसका पहला स्वर मात्रा रूप में होता है, तथा दूसरा स्वर वास्तविक रूप में, अपने कौन से रूप में होता है? वास्तविक रूप में होता है गाइस। वास्तविक रूप में आता है। अब देखिए यहाँ पास कहने का मतलब ये चीज है कि जब किसी भी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। जैसे हम बात करें आम, ये इसका देखिए यहाँ पास कहने का मतलब शुरुआत जब किसी हो स्वर से हो तो आम हो गया, एहसास हो गया आपका, तो वो मतलब कौन सा रूप में आ रहा है? ये आपका ये कौन सा रूप है? वास्तविक रूप है। लेकिन जब यहाँ पर जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ दो स्वर जुड़ते हैं तो उसका पहला मात्रा रूप में होता है, और जो दूसरा स्वर होता है वो उसका वास्तविक रूप में होता है। जैसे यहाँ पास हम बात करते हैं शुरुआत, देखिए शुरुआत, तो गाइस यहाँ पास अगर शायद हम बात करते हैं, देखिए शुरुआत, अब यहाँ पास दिया हुआ है शुरुआत। अब देखिए यहाँ पास आप बोलोगे मैम पहला रूप मात्रिक रूप में आ जाता है, दूसरा वास्तविक रूप में आ जाता है। तो देखिए गाइस यहाँ पास अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पास दो स्वर दिया हुआ है, एक ये जो रामेश्वर लगा हुआ है, एक ये दिया हुआ है। अगर हम इसको बाहर कर देते हैं तो ये आपका रा हलंत के साथ प्लस ये आपका क्या हो गया? ऊ हो गया। जब इसको मिला देते तो ये क्या बन जाता है? रू। ठीक है, और ये आपका वास्तविक रूप हो जाता है, ये आपका क्या होता है? मांत्रिक रूप हो जाता है। तो आप लोग इसे जैसे के रूप में इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है गुंजाइश, अब देखिए यहाँ पास आप गुंजाइश कर सकते हैं, गुंजाइश हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं मांत्रिक रूप को। देखिए जा हलंत के साथ, और ये आपका आ जब इसको मिला देते तो ये क्या बन जाता है? जा। तो ये इसका मांत्रिक रूप हो गया और ये इसका वास्तविक रूप हो गया गाइस। तो आप लोग इसे ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए, ये इसका जो हो गया ये आपका वास्तविक रूप हो जाता है और ये आपका मांत्रिक रूप हो जाता है। तो गाइस इसे हम लोग आप लोग अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। फिर गाइस मैं आपको समझा दे रही हूँ कि देखिए वहां आप लोग स्टार्ट ना कि जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। जैसे आपका आम हो गया, ये आपका ई हो गया, ठीक है, और ये आपका जैसे एहसास हो गया। ठीक है, तो ये इसका वास्तविक रूप है। तो ये अपने जब किसी भी स्वर की शुरुआत जब पहले होती है इसमें स्वर की, तो वो किस में आ जाता है? आपके वास्तविक में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब किसी भी शब्द की शुरुआत व्यंजन के साथ दो स्वर होते हैं, जब किसी भी शब्द की शुरुआत होती है, ठीक है, तो उसके साथ जब दो व्यंजन होते हैं या किसी व्यंजन के साथ जब दो स्वर होते हैं तो पहला क्या होता है? मात्रा के रूप में होता है,
और दूसरा वास्तविक रूप में होता है। तो ये देखिए, ये जो है ये मात्रा के रूप में, और ये जो है वास्तविक रूप में। तो गाइस आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरीके से। अब देखिए हम लोग पढ़ें कि उत्पत्ति, देखिए स्वरों की उत्पत्ति के आधार पर, मतलब कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब हम लोग सीख रहे हैं कि स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। अब जैसे बात करें स्वरों का वर्गीकरण या प्रकार। अब देखिए अगर सॉरी गाइस, अगर से स्वरों का वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं, तो स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण वर्गीकरण कई प्रकार से होता है, कई प्रकार से होता है, होता है। जैसे हम बात करें स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है, तो यहाँ पास अगर शायद हम देखिए कई प्रकार, जैसे उत्पत्ति के आधार पर हो गया आपका, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर की अगर बात करें, देखिए उत्पत्ति के आधार पर कहने का मतलब ये चीजें कि देखिए स्वरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, तो इसी के आधार पर हम लोग बात कर सकते हैं। मतलब इसी के आधार पर देखते हैं। एक आपको हो गया वो उत्पत्ति के आधार पर। अब अगर शायद हम बात करें उच्चारण काल के आधार पर, यहाँ पर जो दिया हुआ है उच्चारण काल के आधार, उच्चारण काल के आधार पर, तो एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे। देखिए उच्चारण काल के आधार पर, अब उच्चारण काल, जब जब हम कोई भी चीज का उच्चारण करते हैं तो हमें कितना समय लगता है। ठीक है, उच्चारण काल के ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिया है जीव के प्रयोग के आधार पर। अब देखिए यहाँ पर जो दिया जीव की प्रयोग के आधार पर की बात किया, तो कहने का मतलब ये चीज है कि जब हम किसी भी स्वर का क्या अगर उच्चारण करते हैं, तो जो भी हमारे जो जीव का जो भी प्रयोग होता है वो मतलब कौन से भाग से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि होठों के, देखिए होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर। अब देखिए होठों की स्थिति के आधार की अगर बात की गई है, कहने का मतलब ये चीज, जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं, तो जब उच्चारण करते समय जो भी हमारे होठ का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है कि चौड़ा होता है, तो वही चीजें इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, होठों की स्थिति के आधार पर होता है। अब यहाँ पर दिया है कि मुंह खुलने के आधार पर, मुंह खुलने खुलने के आधार पर। अब देखिए मुंह खुलने के आधार पर, अब यहाँ पर जो दिया है कि मुंह खुलने के आधार पर, कहने का मतलब ये चीज है कि जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं, तो कहने का मतलब ये जो हमारा जो उच्चारण होता है, जैसे हमारा मुंह कितना खुला या कम खुला चौड़ा जैसे भी है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके, जब मुंह खुलने के आधार जब मैं बताऊंगी तो मैं आपको अच्छे तरीके से डिफाइन करूंगी। तो गाइस अभी हम लोग पढ़ते हैं, अभी आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए कि स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है। एक आपका हो गया उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा आपका हो गया उच्चारण काल के आधार पर, तीसरा आपका हो गया जीभ के प्रयोग के आधार पर, चौथा आपका हो गया होठों की स्थिति के आधार पर, और पांचवा आपका हो गया मुंह खुलने के आधार पर। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरीके से। फिर आज हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर, कि उत्पत्ति के आधार पर कैसे होता है। तो क्योंकि ये इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में बच्चे के क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही गलत होते हैं, तो आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा। सिर्फ मत आप लोग समझने में फोकस करिएगा। इसके बाद मैं आपको इसका डायग्राम बना दूंगी, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब देखिए हम लोग एक एक करके डिफाइन कर रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, कि अगर आप बात करें, आप लोगों को ऐसे करके डाल लीजिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर, अगर उत्पत्ति के आधार पर की अगर हम बात करते हैं कि स्वर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर शायद हम लोग उत्पत्ति के आधार पर की बात करते हैं तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं गाइस? दो प्रकार के। एक आपका होता है मूल स्वर होता है। दूसरा जो आपका होता है संधि। संधि हमेशा दो लोगों की या दो लोगों की उसमें होती है, 2 से 3 4 ऐसे। अब यहाँ पर दिया हुआ है दीर्घ, इसे आप गुरु भी कह सकते हैं। अगर आपकी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, गुरु स्वर कौन से होते हैं, संधि स्वर कौन से, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर सर आपसे पूछ लिया जाता है हरस्व, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा लघु स्वर, ठीक है। यहाँ पर आपसे हरस्व स्वर ही पूछे, या तो लघु या तो मूल, या तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आपको ये मूल स्वर का मतलब बताती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। मूल स्वर है आपका जो हर्ष है, मैं इनके बारे में फिर आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो मूल स्वर की, देखिए मूल का अर्थ क्या होता है? जड़ से होता है। मूल का जड़ वो क्या होता है? जड़। अब जड़ का अर्थ क्या होता है? शुरुआत। शुरुआत से होता है। किससे होता है गाइस? शुरुआत से होता है। कहने का मतलब ये चीज है कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, तो जो उसकी स्टार्टिंग हुई है गाइस, देखिए अब यहाँ पर जो आपके मूल स्वर है गाइस, तो यहाँ पर जो आपके मूल स्वर कौन कौन से हैं? आपका आ है, ये आपका ई है, और ये आपका ऊ है, और ये आपकी ऋषि है। ये क्या है गाइस? आपकी ऋषि। अब ये जो आपकी जो स्वर, अगर अगर शायद संधि की बात की जाए गाइस, यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है कि संधि दीर्घ स्वर, तो यहाँ पर इसे आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से पहले नोट डाउन कर लीजिए। ये जो आपके मूल स्वर होते हैं वो चार प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपके मूल स्वर होते हैं वो 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होता है? आपका आ होता है, ई होता है, ऊ होता है, री होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे संधि, वो संधि दीर्घ या गुरु, इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से डिफाइन करूंगी अभी मैं। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए कि उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं। जो उत्पत्ति के आधार पर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, ठीक। कौन कौन से होता है? एक आपका मूल स्वर होता है, ये आपका हो गया, और आपका ये हो गया संधि दीर्घ गुरु, ये होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं संधि के बारे में, इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पास हम लोग अब पढ़ते हैं ये संधि, ये तो आप लोग मूल संधि पढ़ ही चुके हैं। अगर संधि की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका दीर्घ, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो स्वर की अगर बात की, अब देखिए ये जो आपके स्वर होते हैं गाइज, अगर शायद ये स्वर की अगर शायद बात की जाए तो ये जो आपके स्वर होते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। जो स्वर मूल स्वर के मूल स्वर के मूल स्वर मूल स्वर के आपस में जुड़ने से, किससे गाइस? जुड़ने से बनते हैं, अथवा दो स्वरों के योग से बनते हैं। दो स्वरों के योग से बनते हैं। दो स्वरों के योग से बनते हैं। उन्हें संधि स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं। अब कहने का मतलब ये चीजें, अब ये जो संधि स्वर होते हैं, आप इसे ऐसे स्टार्ट करके संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं। संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं गाइस? 2 प्रकार के होते हैं।
अब देखिए यहाँ पास कौन कौन से होते हैं गाइस, दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है मूल दीर्घ, एक गाइस आपका क्या होता है मूल दीर्घ होता है, ठीक है, मूल दीर्घ स्वर होते हैं। तथा जो दूसरा आपका होता है वो संयुक्त होता है। कौन सा होता है गाइस? संयुक्त, संयुक्त स्वर या विजाति, आप इसे क्या कह सकते हैं, या विजाति कह सकते हैं, विजाति। तो गाइस अभी मैं इसका आपका डायग्राम अच्छी तरीके से समझा दूंगी। अब देखिए यहाँ पर जो कहने का मतलब ये चीज है, यहाँ पर दिया है कि ये जो आपका दिया हुआ है कि संधि दीर्घ दीर्घ, देखिए संधि चाप वो संधि स्वर कह लीजिए या दीर्घ स्वर कह लीजिए या गुरु स्वर कह लीजिए। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि गुरु स्वर कौन से होते हैं, संधि स्वर कौन से होते हैं गाइस। तो यहाँ पास क्या दिया है कि दो स्वर जो मूल स्वर के, मतलब दो स्वर जो मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं। मतलब दो मूल स्वर से, मतलब जैसे यहाँ पास बात किया जाए, जैसे जैसे यहाँ पर आ धन आ, तो इसमें आपका जो नया शब्द का निर्माण होता है वो क्या होता है, बड़ा आ हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा आ हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जैसे हम बात करें ई धन ई, अब इससे जो नया शब्द बन के जो मतलब नया शब्द का जो निर्माण होता है वो आपका क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाती है। इसी तरह जैसे आपका दिया होता है ऊ धन ऊ, इससे जो नए शब्द का निर्माण होता है बड़ा ऊ। ठीक है, तो इसी तरह ये कह रहा है कि दो स्वर जो मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं अथवा दो स्वरों के योग से बनते हैं, दो स्वरों के योग से बनते हैं, जो नया शब्द जो मतलब कि नया शब्द का निर्माण होता है या बनते हैं, तो उन्हें संधि स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। अब ये जो आपका स्टार बना के जो मैंने लिखा है कि संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये आपका होता है मूल दीर्घ, देखिए आप याद रखिएगा मूल स्वर और मूल दीर्घ में अंतर आप समझिएगा। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर तथा संयुक्त स्वर या विजाति कहते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका मैं अच्छे तरीके से आपको डायग्राम, जैसे आपका यहाँ पास होता है वो कौन कौन से होते हैं आपके संधि जैसे आपका हो गया बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई, छोटा ऊ, इसके बाद फिर आपका हो गया ए ओ और औ। तो ये गाइस हो गया आपका आ ई उ ए ओ और औ। तो इसी मतलब गाइस आप लोग अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइस आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। उत्पत्ति के आधार पर भी अब हम लोग डायग्राम से इसे समझ लेते हैं। देखिए उत्पत्ति के आधार पर अब हम इसे डायग्राम से समझ। देखिए उत्पत्ति के आधार पर की अगर बात करते हैं यहाँ पास, तो उत्पत्ति की ये आपका क्या हो गया, मूल स्वर। तो मूल स्वर मैंने आपको कौन कौन, देखिए मूल स्वर या तो आपकी एग्जाम में दिया होगा, ये हरस्व स्वर करके भी दे सकते हैं, हरस्व हो गया, या लघु करके भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास ये आपकी क्या हो गई, संधि। अब देखिए ये जो संधि की बात है या तो आपकी लघु संधि करके दे सकते हैं, ठीक है, ये आपकी दीर्घ संधि। ये कौन सी संधि, ये मतलब मान लीजिए दीर्घ हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है, ये गुरु स्वर हो गया, ये गुरु स्वर। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मूल मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आप बताओगे आ ई उ और ये आपका क्या हो गया, री। ठीक है, अब ये जो आपका दिया हुआ है कि संधि स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, तो कौन कौन से होते हैं आपकी, ये आपके हो गया आ ई उ, ठीक है, ए ये आपका हो गया ओ और ये आओ हो गया गाइज। ठीक है, तो ये जो आपके हो गए, ये आपके हो गए दी। अब देखिए यहाँ पर मूल स्वर, ये हरस्व स्वर कौन से होते हैं, लघु स्वर, वही जो आपके हरस्व स्वर पूंजी है, या तो लघु स्वर पूंजी या तो आपका मूल स्वर। तो आपका होता है आ ई उ री। और ये जो आपकी संधि दीर्घ ये जो आपकी संधि स्वर हो गए, दीर्घ स्वर हो गए या गुरु स्वर, जैसे आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि गुरु स्वर कौन से हैं,
तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में दे दिया गया है कि गुरु स्वर कौन सा है, या तो आपके ऑप्शन में दे दिया गया आ, या तो आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा ई, या आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा उ, या तो आपके ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो गुरु स्वर है वो कौन सा है आपका, तो आपका गुरु स्वर कौन सा है, उ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह आपके एग्जाम में दे दिए दीर्घ स्वर कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए आ, ई, उ, ई। ठीक है, तो ये आपके हो गए। तो ऐसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका, अब देखिए यही जो आपकी संधि स्वर दी, यहाँ से दो आपकी स्वर क्या होती निकल के सामने आती है। संधि स्वर कितने होते हैं, दो होते हैं। ये भी मतलब दो होते हैं आपके, कौन कौन से, एक आपका होता है मूल दीर्घ, ठीक है, मूल दीर्घ, इसे हम बोलते हैं सजाती भी, इसे हम सजाती बोल सकते हैं। याद रखिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, सजाती स्वर होते हैं। और ये जो आपका मूल, ये तो आपका हो गया मूल दीर्घ हो गया। अब ये जो आपका हो गया संयुक्त स्वर, इसे हम विजातीय भी बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, विजातीय। अब देखिए ये जो आपके मूल दीर्घ स्वर या तो सजाती करके अगर आपको दे दिए गए, तो ये जो आपके होते हैं गाइस, ये आपके होते हैं आ, ई, ठीक है, आ, ई, उ, आ, ई, उ। अब देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया आ, ई, उ, ये मतलब मूल दीर्घ कौन सा होता है, या आ होगा, या ई होगा, या उ होगा। और जो आपका ये यहाँ पर ये संयुक्त है, तो ये आपके ए हो गए, हो गए, और ये ओ हो गए, और आपके औ हो गए। ठीक है, तो ये मतलब आपके हो गए संयुक्त स्वर हो गए, जिसे हम विजातीय भी कहते हैं। तो ये जो आपका डायग्राम दिया है, तो आप इसे अच्छे तरीके से बना लीजिए। ये उत्पत्ति के आधार पर हम लोग इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे गाइस। तो ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, दो होते हैं। एक मतलब आपके हर्ष होता है लघु स्वर, ये आपका हो गया। ये संधि स्वर या दीर्घ स्वर, ये आपके हो गए। अब मूल स्वर कौन से होते हैं, ये होते हैं। अब संधि स्वर कौन से होते हैं, ये आपके होते हैं। अब इससे निकल के ये आपके आ गए, ये आपका मूल दीर्घ होता है या सजाती स्वर, ये संयुक्त स्वर, ये विजातीय होते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है आ, ई, उ, और ये आपका, अगर आपके एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि संयुक्त स्वर कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके एग्जाम में दे दिया जाए कि आ, नंबर 1 पर आ कर दिया जाए, नंबर 2 पर ई कर दिया जाए, या नंबर 3 पर क्या कर दिया जाएगा, या तो आपको ए, ये आई कर दीजिए, या तो चौथे नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताइए कि संयुक्त स्वर कौन सा है, तो आप बताओगे ये आपका है, क्योंकि ये जो आपका आ है, ये आपका क्या है, मूल दीर्घ या सजाती गज। तो अगर कैसे आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, धन्यवाद।